नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपकी दोस्त पारुल तिवारी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते यूपी में, जो अब है एक नए कलेवर में। जी हाँ दोस्तों, आपका नमस्ते यूपी थोड़ा सा बदल गया है और हो गया है पहले से ज़्यादा बेहतर और सटीक। और हाँ, हमारे इस लाइव प्रोग्राम का रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हैं शाम 8 से 8:30। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफ़र, जहां हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम मुद्दे पर और साथ ही साथ हम अपने एक्सपर्ट्स के बीच में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ। आइए जानते हैं क्या है आज का हमारा सुविचार। आपको सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल ईश्वर देता है, व्यक्ति नहीं। जी हाँ दर्शकों, सुनने में ये बेहद ही आसान सी बात लगती है, लेकिन जब इसको हम जिंदगी में उतारते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। दरअसल जब हम सेवा कार्य करते हैं और अगर किसी से हम कुछ अपेक्षा करें कि वो बदले में हमारे लिए कुछ करेगा, तो वो सेवा कार्य नहीं, व्यापार कहलाता है। जब सेवा कार्य का मूल मंत्र ही यही है कि आप कार्य करते रहें अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए, और केवल ईश्वर से ही फल की प्राप्ति की इच्छा रखें। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे और जानते हैं क्या है आज का मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा आज का मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। 12 मई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का आगाज किया था। कोरोना की इस विपदा में इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी अर्थव्यवस्था ना ही सिर्फ संभली रहे बल्कि पहले से बेहतर हो जाए। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी सुशील कुमार जी से। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप विज्ञान संचारक हैं और हमसे इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ आशीष त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पत्रकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। सुशील जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही अपना सवाल लेके आऊँगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको कैसे आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान या हम जिसको आत्मनिर्भर जो शब्द आपने बताया, जो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया के रूप में देखते हैं, और ये एक पहल है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की, जिसमें जैसे हमने आपने सबने देखा कि जब पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हाहाकार मची थी, उस समय हमारे देश में उतनी ज़्यादा विपत्ति नहीं आई, और उसमें जो हमने कोरोना के दौरान और अभी भी हम अपनी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस दौरान हमारे जो लोकल लोग थे, जो आसपास के किराना व्यापारी हुए, छोटे छोटे व्यापारी हुए, और इस प्रकार के समस्त लोगों ने जो एक स्थानीय स्तर पर व्यापार करते थे, उन्होंने बड़ी ही मदद की लोगों को इस सब समस्याओं से पार आने में। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अभियान था कि जिसमें जब कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब इन सब लोगों ने एक हमें और आपको एक अच्छे से लड़ने में मदद की, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि अपने आप का भाव जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो भी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी थी, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना ऐसा एक प्रण लें पूरे देश के लोग कि हम अपने देश को एक सशक्त देश बना, एक सुंदर, एक शक्तिशाली देश के रूप में
हम देखें और उसमें हम अपने समाज के हर वर्ग का विशेष का सहयोग लें। इसमें चाहे वो आचार्य लोग हो सकते हैं, चाहे हमारे ऋषि मुनि लोग हो सकते हैं, चाहे हमारे धर्म आचार्य लोग हो सकते हैं, चाहे समाज का एक छोटा सा कृषक हो सकता है, चाहे शिक्षक हो सकता है, चाहे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप सब लोग मीडिया कर्मी हो सकते हैं। सब लोग मिलके अगर राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कार्य में योगदान दें तो उससे एक शक्तिशाली भारत का निर्माण संभव है। बिल्कुल। और जी जैसे कि आशीष जी, जैसे कि अभी सुशील जी ने बताया कि आत्मनिर्भर, ये सेल्फ रिलायंट जो शब्द है, यही अपने आप को समझा रहा है कि ये अभियान क्या है। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप पूरे समाज को देखते हैं, इस आत्मनिर्भर में कहाँ कहाँ चीज़ कवर की जा रही है, कैसे कैसे कवर कर रही है, और ये आत्मनिर्भर है क्या? ये पारुल जी, मैं सुशील जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा जी। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी हमें आत्मा को पहले समझना होगा, और इसकी आत्मा आज भी पुराने गांव में बसती है। आपको याद होगा, पहले के गांव में एक किसान होता था जो अपने लिए अनाज उगाता था, अपने गांव के लिए उगाता था, और उसके बाद जब उसके पास बचता था तो आसपास की मंडी में उस सामान को पहुंचाता। इसी तरीके से कुम्हार होते थे, बढ़ई होते थे, बुनकर होते थे, उनको अपनी अर्थव्यवस्था को पहले उन्होंने मजबूत किया और फिर जो एक्स्ट्रा बचा उसको वो मार्केट में लेके गए। आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसकी नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, वो बेसिकली यही है। हम इतना अपने आप को सक्षम कर लें पहले कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करें। सेकंड स्टेज पे हम अपने आसपास के जो लोकल मार्केट है, जो उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की, हम अपने लोकल मार्केट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। और तीसरा जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस बार भी जिक्र किया था कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करें, बनाए भारत में, लेकिन वो बने विश्व के लिए, यानी कि हम बाहर भी चीज़ को पहुंचा सके। ये मेन उद्देश्य है यंग भारत अभियान का। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि ये आत्मनिर्भर जो है, और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि इसमें जो है, अगर हमें 21वीं सदी पे राज करना है अगर हमारे देश को, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समृद्ध बने और शक्तिशाली बने और अपना कार्य स्वयं कर सकें। मैं सुशील जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि इसको जो हकीकत में तब्दील करने की बात है, आत्मनिर्भर, ये शब्द ज़रूर छोटा है लेकिन इसमें बहुत बेसिक चीज़ों से काम करना शुरू किया जाना चाहिए। तो सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इस पर? देखिए, सरकार ने बहुत हर स्तर पर इस पर प्रयास किए हैं, और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि 12 मई को इसका आगाज हुआ था। इसके बाद सरकार ने तुरंत ही जो भारत का अपना सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका 10% हिस्सा, तो लगभग ये होता है 20 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा एक अमाउंट इसके लिए आवंटित की। ये सीधे सीधे कैश रूप में नहीं जाएगी, बल्कि इसके अंतर्गत तमाम ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा जिसमें कि लोग जुड़ेंगे और राष्ट्र निर्माण के भागीदार बनेंगे। तो एक तो ये सीधी सीधी हमें और आपको बात दिखाई दे रही। साथ में उन्होंने आह्वान किया हमारे वैज्ञानिकों का कि आप स्वदेशी विज्ञान पर कार्य करिए। स्वदेश जो भी परेशानियां हैं, हमारे जो भी स्थानीय स्तर की जो परेशानियों से लेके और ग्लोबल लेवल की जो परेशानियां हैं, उसमें आप स्वदेशी विज्ञान के द्वारा हल ढूंढने का कोशिश करिए। इसी के संदर्भ में आपने देखा अभी 22 से 25 दिसंबर को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया गया। हमने पूरी दुनिया के सामने भारत की जो वैज्ञानिक कुशलता है उसका प्रदर्शन किया, और वो भी एक त्यौहार के रूप में। इसके अलावा हमारे कृषकों के लिए भी उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए और उनको इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएंगी। कल के दिन जैसे अभी आशीष जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज की कल्पना साकार हो सके, जो गाँव में भारत बसता है, जो हमारा देश जो एग्रीकल्चर एक प्रकार से डोमिनेटिंग या एग्रीकल्चर जो एक खेती पर आधारित जो हमारी जीवनचर्या चलती देश की अधिकतर जनसंख्या की, तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत ना हो। छोटे छोटे मजदूर, कामगार, जो उनके अंदर जो भी स्किल छिपी हुई हैं, तो उनको लाने के लिए उन्होंने स्किल इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत भी ऐसी उनके लिए ऐसे प्रावधान किए हैं कि उनके बच्चे अगर शहर में आए तो उनको कुछ दिनों का या कुछ महीनों का उनको इंटर्नशिप दे दी जाए और वो आगे चल के अपना जो भी हुनर है वो दुनिया के सामने ला सकें। साथ ही आप देख पा रही होंगी कि इसके इतर भी एक देख सकते हैं हम, जो नई शिक्षा नीति जो आने जा रही है,
इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने के जा रहे हैं। कक्षा 6वीं के ऑनवर्ड हम लोग वोकेशनल एजुकेशन देखेंगे, जिसमें बच्चा कारपेंट्री, फिटर और प्लम्बर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे तमाम कोर्सेस भी पढ़ाई करेगा, अपनी पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखेगा, और अर्थात वो जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर बनेगा भविष्य में। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है सरकार ने। चाहे वो देखिए वैक्सीन के क्षेत्र में आप बात कर सकती हैं, अभी पूरी दुनिया में हम लोग एक आदर्श उदाहरण के रूप में पूरी दुनिया देख रही है हमको, क्योंकि हम दुनिया की आज वैक्सीन हब हैं। और आज हमारे देखिए हमारे लोगों, कई देशों के पास कोई भी वैक्सीन नहीं, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका के साथ अपनी वैक्सीन दे रही, भारत बायोटेक लिमिटेड अपनी अलग स्वदेशी वैक्सीन बना के उनकी तैयार हो गई है, और बहुत सारे देश उस पर हमारे तरफ देख रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार ने वैज्ञानिकों के सहयोग से, आमजन के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से, समाज के हर वर्ग के सहयोग से, और स्वयं भी अपनी तरफ से उदारता दिखाई और आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। बिल्कुल, मतलब समाज का सारे सेगमेंट इसमें कवर किए गए। आशीष जी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, ये कोरोना की जो विपदा आई, ये लॉकडाउन का जो समय था, इस समय जो हमारे दूरदर्शन यूपी के हम जब प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं पे मैं ज़्यादा जो है इसमें बात करना चाहूँगी। लॉकडाउन के समय में हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं का क्या, उन्होंने किस तरीके से उनका सामने आया, ये युवा वर्ग जो है कैसे आगे बढ़ा? पारुल जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक उदाहरण हम अपने आसपास से ही लेते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब में है हमारे। लॉकडाउन हुआ, आपको याद होगा उस समय सैनिटाइजर की बड़ी डिमांड चल रही थी। मतलब एक 50-50 ग्राम की जो शीशी थी उसकी मार्केट में कीमत 200, 250, मतलब जिस रेट पे आदमी मान लो। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक उदाहरण के तौर पे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पेश किया, और उसने अपना खुद का एक सैनिटाइजर तैयार किया। अच्छा। वहाँ के स्टूडेंट्स मिले, वहाँ के जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ उसके प्रोफेसर्स मिले, उन्होंने एक सैनिटाइजर तैयार किया, और वो सैनिटाइजर LU-CHEM के नाम से मार्केट में भी लाया गया। तो ये बेसिकली ये है आत्मनिर्भर भारत। हमारे AKTU में उस समय कोरोना के समय जो बात चल रही थी कि हमें संक्रमण से दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, AKTU ने कुछ उपकरण तैयार किए। ये AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, जिसको बाद में राजभवन में उद्घाटन भी किया गया। तो बेसिकली ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत, और ये योजनाएं हैं जिनको लेकर हम आ रहे हैं इस योजना आत्मनिर्भर अभियान के तहत। बहुत, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे बेसिक जो है उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं किस तरीके से सामने आ रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी सुशील जी, ये वोकल फॉर लोकल, ये शब्द भी जो है अभी कॉइन है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये कितना योगदान दे रहा है? जैसा कि शब्द ही बता रहा है, वोकल मतलब आप एक्सप्रेसिव बढ़िए और बनिए, मतलब बात बोलिए, और लोकल प्रोडक्ट की। जैसे आपने देखा कि जब कोरोना वैश्विक जो महामारी थी, उस दौरान मेरे और आपके जीवन को एक सुखद बनाने के लिए मेरे आसपास के लोगों ने बहुत योगदान दिया। आसपास के जो सब्जी विक्रेता हुए, आसपास के किराना व्यापारी हुए, और जो हमारा जो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो गई थी, तो जो आसपास के लोगों ने हमारा बहुत योगदान दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उस चीज़ को महसूस किया, उन्होंने एक विजन देखी कि क्यों ना हम अपने लोकल प्रोडक्ट को, लोकल जो आसपास के लोग हैं, आसपास के जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उनको हम बढ़ावा दें, और उस चीज़ को वो ग्लोबल लेवल पर ले जाएं, फिर अपनी गुणवत्ता भी बढ़ाएं, और जिस चीज़ का हम उपयोग करें लोकल चीज़ का, उसका हम प्रचार प्रसार स्वयं करें। मतलब अपो दीपो भवा, मतलब स्वयं हमको प्रकाशित भी करना है, उसको स्वयं बोलना है अपनी चीज़ों के बारे में, हमको अपनी चीज़ों के बारे में एक कहते हैं ना आत्मस्वाभिमान की भावना भी लानी है कि देखिए हमारे देश में ये चीज़ बन रही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि देखिए PPE किट, जिस समय कोरोना पेंडेमिक हमारी महामारी के रूप में हमारे देश प्रभावित हुआ, मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, तो उस समय हमारे देश में PPE किट नहीं थी, मास्क नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ये तमाम चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज देख रहे हैं, आज हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में हम दुनिया के कई देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक दूसरे बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर भी हो गए हैं इन सारे प्रोडक्ट के बनाने में। इसमें किसने योगदान दिया? हमारे स्वदेशी चीज़ों से PPE किट निर्मित की गई, सस्ते वेंटिलेटर आए। बिल्कुल, और जैसे कि आशीष जी ने भी कहा कि हमें बनाना भी है और उसका वैश्वीकरण करते हुए बाहर भी भेजना है। कहने जा रहे हैं कि भारत के लोग तो एक वैसे हैं ना, बशीर बद्र साहब की कुछ पंक्तियां भी आपको बताना चाहूंगा इसी से संबंधित, कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे
और रास्ता बन जाएगा। तो भारत के लोगों ने ये चीज दिखा दी भाई दुनिया के सामने कि देखिए इतनी वैश्विक महामारी में भी हमारा इतना 135 करोड़ जनसंख्या का देश, और देखिए हम लोग सक्सेसफुली पूरी दुनिया के सामने हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी किसी दूसरे से बिना किसी विशेष सहायता की। बिल्कुल। आशीष जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में कौन कौन से क्षेत्र कवर किए गए हैं? पारुल जी, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाना चाहूँगा आपको। हमने जब इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हुई है तो प्रधानमंत्री जी ने 2-4 व्यवस्थाएं की। देखिए, यहाँ पे किसी को सीधे तरीके से पैसा नहीं दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के काम किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे गांव में किशोर कुमार एक युवक थे, वो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, कोरोना आया, उनकी नौकरी चली गई। वो वहाँ पे प्लम्बरिंग का काम करते, तो बहुत बढ़िया काम उनको आता था। अब वो वहाँ से भटकते हुए 2 महीने के बाद में गाँव आ गए। जो कुछ पैसा था बचा हुआ उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से खर्च कर लिया। अब उनकी मदद 2 तरीके से हो सकती थी, या तो मैं उनको 50,000 रुपए दे दूं और उनको अगले 2 महीने का खर्चा चल जाए, या मैं उनको अपने प्रोग्राम से जोड़ दूं कि आप हमसे आइए, हमसे ऋण लीजिए, आपका जो प्लम्बरिंग का काम आप दिल्ली में करते थे वही काम आप यहाँ शुरू कर दीजिए, और आप खुद भी रोजगार पाएंगे और अपने साथ के आसपास 2-4-10 परिवारों को भी रोजगार देंगे। बेसिकली हम इस अभियान के तहत ये मदद पहुंची है लोगों के पास में। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस अभियान में पैसे के बजाय जो एक दृष्टिकोण दिया गया, एक आर्थिक दृष्टिकोण दिया गया है, वो केवल आज के भारत के लिए नहीं, आने वाले भारत को भी अपने कदम पर न केवल खड़ा करेगा बल्कि उसको दौड़ने में मदद देगा। अच्छा, इसी में ही जो है टेक्सटाइल भी आ जाती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारा एक्सपर्टीज़ हुआ करता था काफ़ी समय पहले। जैसे कि आप भी बता रहे थे कि विज्ञान में भी जो है हम कितने आगे बढ़े थे, लेकिन एक समय था कि जब दूसरी कंट्रीज़ जो है वो आगे बढ़ी, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से, जैसे कि सुशील जी ने भी बताया है कि कितनी सारी चीज़ें, पीपीई किट भी हम बनाने लगे। इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे हमारे, हम लोगों ने दुनिया में दिखा दिया। जब देखिए एक बार हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया अमेरिका ने, तब हमारे आदरणीय भटकर साहब उस समय सीडेक के डायरेक्टर थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन के लिए सुपर कंप्यूटर बनाया। क्या हम लोगों में लाल बहादुर शास्त्री जी के समय नहीं याद किया, जब हम लोगों को वो कद में जरूर छोटे थे लेकिन उनका कितना विशाल व्यक्तित्व था। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप अपने खेतों में, गमलों में, क्यारियों में गेहूं को बोइए, एक उन्होंने प्रण लिया और हरित क्रांति के रूप में हमारे वैज्ञानिकों ने सहयोग किया। और आज हमारे पास इतना खाद्यान्न का उत्पादन है कि अगर हम उनको बोरियों के रूप में लगा दें तो हम सीधे चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, और हमारे यहाँ कितना खाद्यान्न तो बर्बाद हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा आत्मसम्मान ही तो है। अच्छा, इसी में अगर हम युवाओं की भूमिका के बारे में बात करें, क्योंकि युवा ऐसे होते हैं जो नए आइडियाज सोच पाते हैं, उनमें जो एनर्जी होती है, तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में युवाओं की कितनी भूमिका है? देखिए पारुल जी, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। ये सबसे युवा प्रदेश से बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के। और हमारे देश में अगर हम 2011 की जनसंख्या पर बात करें तो हमारे देश में 24% आबादी युवाओं की है लगभग, और 24% के आसपास जो आबादी है और वो 34% हमें रेवेन्यू दे रहे। तो ये कुल मिला के अगर हम जनसंख्या के तौर पे देखें तो आजकल करीब मान के चलिए 35-36 करोड़ की जनसंख्या हमारे युवा लोगों की है। अब युवा वो होता है जो काल के गाल से भी रास्ता निकाल लेता है। युवा की फौलादी बाहें होती हैं, स्नायु तंत्र होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं अगर आपको बताऊं जो हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी के शब्दों में कि अगर वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अत्यंत यशक्रेता कौन हुआ, जिसने ना कभी मतलब कभी हार नहीं मानता है, बिल्कुल लगातार लड़ता रहता है और बिना रुके बिना थके बिल्कुल लगातार कार्य करता है, ऐसा युवा होता है। तो अगर ऐसे युवा को अगर हम सही रास्ते पर लगा लें, हम देश निर्माण में लगा लें, अगर हम उनको उनकी जितनी भी शक्तियां हैं अगर उनको सही ढंग से चैनलाइज कर लें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम दुनिया के विश्व पटल पर अपने ज्ञान कौशल का बहुत अच्छे से परचम फैला सकते हैं, विश्व गुरु बनाने में अपनी पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, अपना पुराना वैभव पुनः वापस ला सकते हैं। बिल्कुल सुशील जी, मैं आशीष जी आपसे भी जानना चाहूंगी, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बेहद ही अभिन्न अंग है कि हम एक्सपोर्ट भी करें चीज़ों को। तो जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात आती है तो इसमें यूपी की कितनी भागीदारी है? मैम, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी, कोरोना में आपने देखा सारी दुनिया का मार्केट टूटा हुआ था, सारी इकोनॉमी क्राइसिस के दौर में आ गई। शुरुआत के जो 3 महीने हैं लॉकडाउन वाले, उसमें हमारी इकोनॉमी यानी कि यूपी की इकोनॉमी भी बैठी, हमारा जो निर्यात था वो 30% तक गिर गया। अच्छा, एक बहुत बड़ा झटका था।
लेकिन जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ और जब इकॉनमी पटरी पे आना शुरू हुई, थैंक्स टू गवर्नमेंट, जो हमारी जो नीतियां उन्होंने अपनाया, उसका नतीजा ये था कि हमने अपने उस लॉस को कम करके 9% पे ले आए। आप सोचिए, जब दुनिया 50% क्राइसिस पे जूझ रही हो, पूरी 100% इकॉनमी बैठ रही हो, वहां हमने अपने लॉस को कर्टेल करके इतना कम कर दिया। और आज भी इस मौजूदा हालातों में भी हम पीत बर्तन जो सप्लायर्स हैं, हमारा सामान केवल भारत में नहीं जा रहा है, हमारा यूके में जा रहा है, ब्राज़ील में जा रहा है, चीन में जा रहा है, रूस में जा रहा है, यहाँ हर जगह हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। खिलौनों में, स्पोर्ट्स गुड, हमारा कालीन, हमारा टेक्सटाइल, मतलब इस सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इन दिनों में। बिल्कुल। अच्छा, यहीं पे हम बात करें अपने विज्ञान, अपने स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है, इसमें जो है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कोई नई चीज़ इन्वेंट भी कर रहे हैं, तो सुशील जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा ये जो विज्ञान है, हमारा स्वदेशी विज्ञान, इसका जो है क्या योगदान है? देखिए, हम लोगों ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन पुराने समय में हमारा एक प्रकार से जो हम अपना गौरव भूल चुके थे। हमने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी, शून्य से लेके पाई के मान से लेके सूर्य और धरती के रिश्ते को बताया। हम लोगों ने दुनिया को आयुर्वेद दिया, हर्बल मेडिसिन दी, जिससे पूरी दुनिया आज हमसे सीख रहे। हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता देशों में आते हैं। 60-70% के आसपास वैक्सीन भारत में बनती है। ब्राज़ील और बांग्लादेश बड़ी ही कातर निगाहों से देख रहे हैं कि भारत कोई वैक्सीन हमको भी दे दे। आज स्थिति में हैं हम लोग। तो हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन वो कुछ ऐसा जो आत्मसम्मान का भाव हम लोग नहीं जगा पाए, और वही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमें और आपको एक प्रकार से भाव जगाया। दूसरी बात, जो स्वदेशी विज्ञान की बात थी, देखिए आज अगर हम वैज्ञानिक समस्याओं की बात करते हैं तो हमारा बच्चा आर्किमिडीज, न्यूटन अर्थात पश्चिमी वैज्ञानिकों की बात करता है। वो सुश्रुत को भी भूल गया है, सत्येंद्रनाथ बोस साहब को जगदीश चंद्र बोस साहब को भूल गया है, रमन साहब को भूल गया है। तो ये आज जरूरत हो गई है कि हमें अपने वैज्ञानिकों को भी याद रखना है, साथ में नए नए नवाचार करने हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगी? बताइए, कितनी डायग्नोस्टिक किट नहीं हमारे CSIR के वैज्ञानिकों ने बनाई, फेलुदा किट से लेके एंटीजन डायग्नोस्टिक किट, या कितने सारे मेथड हमने पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा कई देशों से के लिए हमने बाहर भेजी, एक्सपोर्ट की। तो ये उदाहरण है कि हम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये काम किया। और देखिए, और यही चीज की आवश्यकता को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि जो एक स्वदेशी विज्ञान है, जो हमारे वैज्ञानिक कर सब कुछ सकते थे, लेकिन एक भाव जगाना था। और वो भाव जैसे ही जगाया गया, हमारी 38 प्रयोगशालाएं CSIR की, DST की, DBT की, ICAR की, ICMR, ये सारे लोगों ने मिलकर, देखिए आज देश जिस स्थिति में खड़ा हुआ है, दुनिया में बहुत जगह हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हम लोग बड़ी ही मुस्तैदी के साथ इस विपरीत परिस्थितियों में बड़ी ही कामयाबी के साथ कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं कि अगले कुछ ही दिनों में हमें और आपको वैक्सीन के रूप में मिल ही गई है। ड्राई रन चल रहा है और रियलिटी में भी मिलने जा रही है, वो भी मिलेगा। देखिए, रुकी हुई पढ़ाई को करने के लिए देखिए बाकायदा टीचर्स ने और जो भी हमारे शिक्षा मंत्रालय है उसने बाकायदा ऐसी व्यवस्थाएं की, नए नए नवाचार आए, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, और फिर ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में हमने शिक्षा भी आगे बिल्कुल सुशील जी, मतलब हमने इस पे ये समझा है कि जो पुरानी जो कंट्रीज टेक्नोलॉजीज लेके आई हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं को फॉलो करें, हम अपने आइडिया जनरेट करें, अपनी टेक्नोलॉजी जनरेट करें। तो दर्शकों, आज हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे, आशीष जी थे, सुशील जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा रही और आपने हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को रूबरू कराया बहुत सारे तथ्यों से। तो दर्शकों, हमने ये बात सुनी और आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ चलती रहे जिंदगी सेगमेंट पर। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी परेशानियां आई हैं, हम लड़े हैं उससे। और ऐसी ही एक परेशानी जिसने पूरे विश्व को अपने घेरे में लिया है, वो है कोरोना। इससे भी हमें लड़ना है, क्योंकि हम रुक तो सकते नहीं, जिंदगी चलने का ही नाम है। कोरोना से लड़ने के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी है, और उसी में एक बेहद ही ज़रूरी गाइडलाइन है मास्क। तो मास्क आप पहनिए, मास्क पहनिए कुछ इस तरह से। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।